हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। जनरली जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं। और इतने तरह के इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि उनका नाम रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑब्वियसली दुनिया में किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो हम हर चीज़ का एक नाम रखते हैं। अब कंपाउंड्स का भी नाम होता है, अलग अलग वैरायटी के कंपाउंड्स हैं, उनके अलग अलग नाम होने चाहिए ताकि उनका नाम लेने से ही हमें समझ में आ जाए कि हम किस कंपाउंड की बात करने वाले हैं, किस कंपाउंड की बात होने वाली है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि कंपाउंड्स की वैरायटी इतनी सारी है कि इंडिविजुअल यूनिक नाम अगर सबका रखते चलें तो उनको याद रखना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, एक रूल बनाया जाता है कि जब भी कंपाउंड्स का नाम रखा जाएगा तो ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम नहीं रख दिया जाएगा, उसको एक रूल के तहत उसका नाम रखा जाएगा, रूल को फॉलो करते हुए उसका नाम रखा जाएगा, ताकि हमें हमें कंपाउंड्स के नाम याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, हम सिर्फ रूल्स को याद रखें। और रूल्स अगर हमें याद रहेंगे तो कैसा भी नाम हो हमें देखते ही उसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, या कैसा भी स्ट्रक्चर हो उसे देखते ही हमें उसका नाम पता चल जाएगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स हों, और वो रूल्स हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें वो रूल्स समझ में आ गए तो हमारे लिए नोमेनक्लेचर बहुत ईजी हो जाएगा। और क्लास 12th में नोमेनक्लेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में ही। 12th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं और हम इतने सारे कंपाउंड्स की बात करते हैं और उनके नाम अगर हमें ना पता हो तो मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं नोमेनक्लेचर को एक बार बहुत ही फंडामेंटल लेवल से समझने की, शुरू से रूल्स को सभी तरह से समझने की। तो सवाल ये है कि रूल्स तो हमें समझना पड़ेगा, लेकिन ये रूल्स बनाता कौन है? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम सब इसके बारे में जानते होंगे, IUPAC इन शॉर्ट उसे कहते हैं। तो इसी का काम होता है ये रूल बनाने का, ये नोमेनक्लेचर के रूल्स बनाने का। और नोमेनक्लेचर क्या होता है, सबसे पहले यही बात क्लियर होनी चाहिए। तो नोमेनक्लेचर होता है नाम रखना, नाम रखने की प्रोसेस को ही नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ नेमिंग इज़ नोमेनक्लेचर। तो आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो सबसे पहले कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन को ही पढ़ा जाता है। और हम हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों। कंपाउंड्स डेफिनेटली 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनते हैं केवल, उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये बात क्लियर है हमें। तो अब हम इससे पहले कि रूल्स को डिटेल में देखें, कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वो बस यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, IUPAC फ्रेम्ड सम रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात हो ही चुकी है कि IUPAC ने कुछ रूल्स बनाए। अब उस रूल का जो क्रक्स है, मतलब पूरा का पूरा, चाहे उस रूल्स का अगर हम एक समराइज फॉर्म कहें कि उस रूल में मेन बात क्या कही गई है, तो मेन बात ये कही गई है कि हमें एक सिस्टम बताया गया है कि आप किसी भी कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, तो उसके नाम इन 3 चीज़ों से मिलके बना होना चाहिए। सबसे पहले उस कंपाउंड में एक वर्ड रूट होगा, उस वर्ड रूट में एक प्रीफिक्स लगा होगा और एक सफिक्स लगा होगा। जहाँ प्रीफिक्स लगा है वहाँ पर कोई हमें वर्ड या कोई लेटर या कुछ भी लिखना होगा प्रीफिक्स के लिए, एक वर्ड रूट होगा और एक सफिक्स होगा। तीनों को अगर इस सीक्वेंस में लिख दिया जाए तो हमें उस कंपाउंड का नाम मिल जाएगा। तो ये सिस्टम हमें फॉलो करना है, इसीलिए कहा गया while writing the IUPAC name of any compound the following system of nomenclature should be followed, and the system is this: prefix, then we write the word root, and then we write the suffix. अब जब हम डिटेल में रूल्स की बात करेंगे तो वो रूल्स हमें यही बताएंगे कि वर्ड रूट कैसे सेलेक्ट करना है, प्रीफिक्स कैसे सेलेक्ट करना है, सफिक्स कैसे सेलेक्ट करना है और क्या लिखना है सफिक्स में, कब क्या लिखना है, कब क्या नहीं लिखना है। तो ये सारी बातें उन रूल्स में बताई गई होंगी। लेकिन चाहे कंपाउंड कोई सा भी हो, उसमें सिस्टम यही रहेगा हर बार: प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स इज इक्वल टू नेम। तो दैट इज़ द नेम। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी कंपाउंड में उसका वर्ड रूट सेलेक्ट करना। हम वर्ड रूट कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बेस पे ही उसका वर्ड रूट सेलेक्ट किया जाता है। जैसा कि सुनने से ही समझ में आ रहा है, वर्ड रूट, रूट मतलब उसके नाम का जो असली रूट है वो यही होगा। तो इससे सेलेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा।
अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन पहले रूल समझ लेते हैं, रूल क्या कहता है, फिर एग्जाम्पल से उसको इलस्ट्रेट करेंगे। अब देखते हैं कि रूल क्या कहता है। तो रूल का कहना है द वर्ड रूट फॉर अ कंपाउंड इज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो किसी भी कंपाउंड का नाम रखने के लिए वर्ड रूट सेलेक्ट करना है, लेकिन वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं उसके हिसाब से उसका वर्ड रूट सेलेक्ट किया जाता है। तो अब हमें यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि पेरेंट चेन का क्या मतलब है। तो पहले तो ये बात तो हम जानते हैं कि हर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमें उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना होगा और उसमें जो सबसे लंबी चेन होगी कार्बन की उसी को हम पेरेंट चेन कहते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, उसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। और उस चेन के बेसिस पे देखेंगे कि उस पेरेंट चेन में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द चेन, और उस बेसिस पे वर्ड रूट डिसाइड होगा। तो इस अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम एक एग्जांपल लें। तो एक एग्जांपल ये हमारे सामने है। अब इस कंपाउंड को अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो वर्ड रूट ढूंढना पड़ेगा। वर्ड रूट के लिए कहा गया कि पेरेंट चेन ढूंढना पड़ेगा। ये रहा उसका मॉलिक्यूल, और अब देखते हैं कि इसका पेरेंट चेन क्या है। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन क्या है, इसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकती है। तो मैं लॉन्गेस्ट चेन जब कहता हूँ तो मैं यहाँ से काउंटिंग चालू करता हूँ। मैं देखता हूँ इस कार्बन से ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये और इससे ये। तो क्या ये एक तरह से सभी लोग एक चेन में ही हैं, क्या सभी एटम्स एक ही चेन में हैं? डेफिनेटली दीज ऑल एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर वन बाय वन, देयरफॉर दे आर इन अ सेम चेन। हालांकि देखने में ये चेन टेढ़ा लग रहा है, ये कार्बन ऊपर है, ये कार्बन नीचे है, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कनेक्शन तो वही है। कनेक्शन तो सभी एक दूसरे के साथ सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो दिस इज़ अ चेन। गलती हमें ये नहीं करनी है कि हम सिर्फ 1 2 3 4 इन 4 कार्बन को ही चेन का हिस्सा माने और इन दोनों को चेन का पार्ट ना माने, ये गलत होगा। चेन अगर मुड़ भी जाए तो भी चेन तो चेन ही होता है। तो ये चेन यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड चेन है। इसमें यही पेरेंट चेन है और इसके अलावा कुछ और इस मॉलिक्यूल में है भी नहीं। ये 6 कार्बन की चेन है, सब कार्बन पे अकॉर्डिंगली जितने हाइड्रोजन होने चाहिए वो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो 6 कार्बन की चेन हो गई। अब क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए जो हमें वर्ड रूट सेलेक्ट करना है वो 6 कार्बन के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है। उसके लिए एक टेबल होती है जो शायद हम पहली बार 10th क्लास में ही पढ़ चुके होते हैं। उस टेबल के हिसाब से हम लोग वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे। अब ये टेबल हमें याद रहनी चाहिए। टेबल में हमें बताया गया है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में सिर्फ 1 हो तो उसके लिए वर्ड रूट हम लोग मिथ सेलेक्ट करेंगे। मिथ METH। 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूटी ब्यूट, पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेफ, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये टेबल शायद हमें लर्न हो पहले से, और अगर लर्न नहीं है तो इसे नोट कर सकते हैं और याद रखना होगा। अब जैसा कि एग्जाम्पल हमने ऊपर लिया है, हमने देखा कि पेरेंट चेन में वहाँ पे 6 कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कंपाउंड के लिए जो वर्ड रूट होगा वो होगा हेक्स। इतनी बात मुझे लगता है कि वर्ड रूट सेलेक्ट करना हमें आ गया है। पहला रूल सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हाउ डू वी सेलेक्ट द वर्ड रूट फॉर एनी कंपाउंड। सो व्हाट डू, वी लुक फॉर द पेरेंट चेन इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एंड पेरेंट चेन इज द चेन विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 6 हैं इस चेन में, इसीलिए हम इसको पेरेंट चेन कह रहे हैं। हम सिर्फ अगर इसको काउंट करें तो इसमें सिर्फ 4 कार्बन है, ये पेरेंट चेन काउंट नहीं होगा, इसको पेरेंट चेन नहीं माना जाएगा। पेरेंट चेन में ये 6 के 6 कार्बन आएंगे। और अब जब 6 कार्बन आ गए तो वर्ड रूट हमें पता चल गया कि इसमें हेक्स होना चाहिए। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या कहा गया है उसको 2 रूल्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला रूल ये है कि नाउ द चेन्स अदर देन द पेरेंट चेन आर ट्रीटेड एज द ब्रांचेस। मतलब कई बार ऐसे मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेंगे जिसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की तो ढूंढ ली, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे साइड में चेन्स रह जाते हैं जिनको हम पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट चेन तो एक लॉन्गेस्ट चेन होती है। अगर साइड में कुछ छोटी छोटी चेन्स रह जाती हैं जो कि पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है तो हम उनको एक ब्रांच के जैसे ट्रीट करते हैं। जैसे ट्रीज़ में एक ब्रांच होता है और जैसे ट्री में एक स्टेम होता है और साइड से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल जाती हैं, ठीक वैसे ही हम मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल में एक पेरेंट चेन है और उसके साइड में छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस का क्या करते हैं, तो डेफिनेटली इन ब्रांचेस को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, इनका भी नाम में कहीं ना कहीं जिक्र तो आना चाहिए क्योंकि इनकी भी अपनी वैल्यू होती है।
तो हम इन ब्रांचेस के भी नाम रखते हैं और इनको प्रीफिक्स में उठा के रख देते हैं, यानी वर्ड रूट से पहले लगा देते हैं जहाँ हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ब्रांचेस के भी अलग से नाम रखेंगे और इनके नाम को उठा करके प्रीफिक्स में लिख देंगे, फिर वर्ड रूट लिख देंगे और फिर उसके बाद सफिक्स लिखेंगे। तो यही हमें कहा गया कि देयर नेम्स आर रिटन इन द प्रीफिक्स अलॉन्ग विद देयर पोजीशंस। और सिर्फ उनका नाम प्रीफिक्स में नहीं लिखेंगे, हम जब नाम लिखेंगे प्रीफिक्स में तो उसके साथ उसकी पोजीशन भी मेंशन करेंगे, ताकि नाम पढ़ने वाले को या नाम सुनने वाले को ये भी समझ में आए कि जो ब्रांच लगा हुआ है पेरेंट चेन में वो कौन सी भी पोजीशन पे लगा है, सेकेंड कार्बन पे लगा है, थर्ड कार्बन पे लगा है या फोर्थ पे लगा है एंड सो ऑन। तो पोजीशन भी लिखनी ज़रूरी होगी, ठीक है। वो भी हम लोग इलस्ट्रेट करके भी देखेंगे एग्जाम्पल से, तो और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन ये रूल्स दूसरा हम लोगों ने समझा। अगला रूल भी है एक, अगला रूल ये है कि ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही ब्रांच हो, एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी हो सकते हैं। कोई दूसरे कार्बन पे लगी हुई हो, कोई थर्ड पोजीशन पे भी एक ब्रांच लगी हुई हो, एक फोर्थ पोजीशन पे लगी हो। ऐसा हो सकता है फोर्थ पोजीशन पे दो ब्रांच लगी हो, थर्ड पोजीशन पे एक लगी हो, सेकंड पोजीशन पे फिर से दो ब्रांच लगी हो। यानी ब्रांचेस भी तो बहुत सारी हो सकती हैं और अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं। कोई एक कार्बन की ब्रांच होगी, कोई 2 कार्बन की ब्रांच हो सकती है। वो भी एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस अगर होंगे, उन सबका नाम हमें प्रीफिक्स में ही लिखना होगा, लेकिन उनका नाम लिखते वक्त हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाली बात एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगी। तो मुझे लगता है कि 2 रूल्स हमें लिख लेने चाहिए, इन्हें याद रखना चाहिए और कुछ अब इलस्ट्रेशंस देखने चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है, प्रीफिक्स का क्या मतलब है, प्रीफिक्स में पोजीशन अलॉन्ग विथ पोजीशन जब कहा जाता है तो उसका क्या मतलब है। इन सारी बातों को भी देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रूल और समझते चलते हैं। वो रूल किस बारे में है? वो रूल है नंबरिंग के बारे में। वो क्या कहता है? तो ये कहता है कि वाइल डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द ब्रांच, हमने भी बात की कि ब्रांच कहाँ लगा हुआ है ये भी बताना ज़रूरी है, उसकी पोजीशन बतानी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम पोजीशन बताएंगे। वाइल डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द ब्रांच वी नीड टू डू द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन। तो कहीं ना कहीं ब्रांच तो पेरेंट चेन से ही जुड़ा होगा, तो पेरेंट चेन में जितने भी एटम हैं उनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट कार्बन पेरेंट चेन का, सेकंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड जितने भी कार्बन है उस हिसाब से हर कार्बन को एक नंबर देना पड़ेगा। लेकिन वो नंबरिंग जो हम करेंगे उसके बारे में भी एक खास बात कही गई है। वो कहा गया है कि द नंबरिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। जब हम पेरेंट कार्बन के जो पेरेंट चेन के जो कार्बन एटम्स की नंबरिंग करेंगे तो उसकी जो नंबरिंग करते वक्त हमें एक रूल का ध्यान रखना होगा। वो रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल। तो ये लोएस्ट लोकेंट रूल क्या है इसे भी समझना चाहिए। तो ये जो ऊपर के अभी हमने 3 रूल्स देखे, रूल नंबर 2, 3 एंड 4, इन तीनों को अगर एक साथ समझना चाहें तो मुझे लगता है ये एग्जाम्पल काफ़ी एक इफेक्टिव एग्जाम्पल होगा हमें उन सारे पॉइंट्स को समझाने के लिए। तो अब अगर हमारे सामने ये कंपाउंड है और इसका हम नाम रखना चाहते हैं तो नियम के हिसाब से सबसे पहले तो वर्ड रूट डिटरमाइन करना पड़ेगा। पिछला जो एग्जाम्पल लिया था हमने उसमें वर्ड रूट डिटरमाइन करना सीख लिया था। हालांकि मैंने वो एग्जाम्पल कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें कोई ब्रांच बचा नहीं था, इसमें ब्रांच भी होगा, इसलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है। तो सबसे पहले तो इसमें पेरेंट चेन ढूंढते हैं, उससे वर्ड रूट डिटरमाइन करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो पेरेंट चेन के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमें देखनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, लेकिन हम बाकी चेन्स भी एक बार देख सकते हैं क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 4 5। जब हम इसको काउंट कर रहे हैं तो उस कार्बन को छोड़ना पड़ेगा, जब हम इन 5 को काउंट कर रहे हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा और उसको छोड़ना पड़ेगा, इधर काउंट कर रहे हैं तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5 ये है 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। दोनों ही 5 कार्बन की हैं तो हम किसी को भी पेरेंट मान सकते हैं। इसके अलावा इस मॉलिक्यूल में इससे लंबी और कोई चेन नहीं दिखाई देगी, मतलब उस 5 से ज़्यादा कार्बन जिसमें हो ऐसी कोई और चेन इसमें नहीं दिखाई देगी। ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो ये बात फाइनल हो चुका है कि 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैं इन 5 कार्बन को एक चेन की तरह मान लूँ, मैं किसी को भी मान सकता था, मैं इन 5 को मान सकता था या फिर इन 5 को, किसी एक को मैं पेरेंट चेन मान लेता। मैंने ये स्ट्रेट वाली को चेन मान लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी हमें आगे पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये 5 कार्बन तो पेरेंट चेन का हिस्सा हैं, लेकिन क्या ये 2 कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा हैं? डेफिनेटली नॉट। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? अब हम इन्हें एज अ ब्रांच ट्रीट करेंगे, हम इन्हें ब्रांच कहेंगे। तो यहाँ 2 ब्रांचेज हैं पेरेंट चेन पे, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे। अब डेफिनेटली अगर हमसे पूछा जाए कि ये कौन से वाले कार्बन पे लगा हुआ है ये ब्रांच, तो मैं अगर
लेफ्ट साइड से देखता हूँ इस कार्बन से, तो मैं कह सकता हूँ ये थर्ड पे लगा है और ये फोर्थ पे लगा है। तो पोजीशन क्या हो गई, थर्ड एंड फोर्थ, दो ब्रांचेस लगे हैं। लेफ्ट से देखने पे लगता है थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि लेफ्ट से ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो थर्ड फोर्थ पे लगे हैं ब्रांचेस। और राइट से देखेंगे तो, राइट से अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो राइट से देखने पे कहेंगे कि सेकंड और थर्ड कार्बन पे लगा है। तो डिफरेंस समझ में आया इस बात का कि अगर हम लेफ्ट से देखते हैं तो पोजीशन अलग आती है, राइट साइड से देखते हैं तो पोजीशन अलग आती है, लेफ्ट से थर्ड फोर्थ, राइट से सेकंड थर्ड। तो जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, थर्ड फोर्थ लिखेंगे या सेकंड एंड थर्ड लिखेंगे। तो लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे हमारे काम आएगा। लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है उस वाले नंबरिंग को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसमें पोजीशंस का सम मिनिमम हो। जब लेफ्ट से देखते हैं तो पोजीशंस आती हैं थर्ड एंड फोर्थ, यानी 3 और 4, उनका सम होता है 7। राइट साइड से देखने में पोजीशंस आती हैं 2 एंड 3, इनका सम होता है 5। तो किस में सम टोटल मिनिमम है, ऑब्वियसली 2 एंड 3 वाले में, उसमें सिर्फ 5 है, ऊपर वाले में 7 है। यानी कि जब हम नाम लिखेंगे तो हम सेकंड एंड थर्ड पोजीशन लिखेंगे, ना कि थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन लिखेंगे। लेफ्ट से देखने पे थर्ड फोर्थ होता, बट हम अब हमेशा सेकंड थर्ड पोजीशन लिखेंगे, क्योंकि वो लोएस्ट लोकेंट रूल है। और इसीलिए रूल बनाया भी गया है, नहीं तो कुछ लोग थर्ड फोर्थ लिख देते, कुछ लोग सेकंड थर्ड लिख देते, हो जाती कन्फ्यूजन। बात दोनों एक ही कह रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड फोर्थ कह रहा है, कोई सेकंड थर्ड कह रहा है। तो ये कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए रूल सेट कर दिया गया कि वो वाली तरफ से पोजीशन मानी जाएगी जिसमें पोजीशंस का सम टोटल मिनिमम हो। तो ये मिनिमम है। आई होप ये फोर्थ रूल भी अब हमें लोएस्ट लोकेंट रूल की तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें लोएस्ट लोकेंट रूल से समझ में आ गया, हम इसे फर्स्ट कार्बन कह देंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड पे ब्रांचेस लगे हैं। ब्रांचेस क्या हैं, लेकिन ये एक ब्रांच है CH3, दूसरा ब्रांच है CH3। डेफिनेटली हमने ऊपर के रूल्स में समझ लिया है कि इनका नाम प्रीफिक्स में लिखना है, लेकिन लिखना क्या है, प्रीफिक्स में लिखना तो है, पोजीशन भी समझ में आएगी, लेकिन लिखेंगे क्या प्रीफिक्स में, तो वो अब देखते हैं। तो अब इस टेबल पे एक बार ज़रा ध्यान दें। इस टेबल में बताया गया है कि अगर ये चीज़ ब्रांच में लगी हुई हो CH3, तो इस ब्रांच का नाम होगा मिथाइल। यानी हमें प्रीफिक्स में क्या लिखना होगा, प्रीफिक्स में हमें मिथाइल लिखना होगा अगर ये चीज़ लगी हुई है एज अ ब्रांच। लेकिन अगर ब्रांच में ये चीज़ लगी हुई है, मतलब 2 कार्बन की चेन लगी हुई है ब्रांच में, CH3 CH2, जैसे यहाँ CH3 लगा हुआ है, अगर ये ना लग के CH2 CH3 लगा होता तो फिर हम इथाइल लिखते। ऐसे 3 कार्बन की ब्रांच होगी तो प्रोपाइल लिखते। मुझे लगता है ये तीनों तो बड़े आसान से समझ में आ गए। इसके अलावा आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे और प्रैक्टिस, तो हमें ऐसे ऐसे ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगे और इनके बड़े ट्रिवियल नेम हैं, इनके नाम को हमें फॉलो करना है। क्या है इनका नाम, अगर कुछ इस तरह का ब्रांच लगा हो, 3 कार्बन ब्रांच में है लेकिन सेंटर वाला कार्बन पेरेंट चेन से लगा हुआ है और बाकी जो 2 कार्बन है इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल होता है। ऐसे ब्रांच का नाम आइसोप्रोपाइल होता है। और ध्यान से ऑब्जर्व करें इस वाले को, अगर ऐसा ब्रांच लगा होगा तो आइसोब्यूटाइल, और ऐसा ब्रांच लगा होगा तो सेक ब्यूटाइल, जिसको पूरी तरह से अगर पढ़ना हो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। ये इनके कुछ नाम है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए। इससे हटके और भी कई तरह के ब्रांचेस हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये बड़ी कॉमन से हैं जो ज़्यादातर हमें केसेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें मैं 2 और बता देता हूँ, उन 2 को और देख लेते हैं। वो भी कॉमन है, वो भी देखने को मिल जाता है कई बार। उसके बाद फिर एक नाम लिख के देखेंगे कि लिखना कैसे है प्रीफिक्स में। तो वो 2 नाम ये हैं कि अगर ऐसा ब्रांच हो कहीं पे कि ये बीच वाला कार्बन, इधर से मैंने डैश ओपन कर रखा है, यानी यहाँ से पेरेंट चेन से जुड़ा होगा, लेकिन इस कार्बन के साथ 3 पीछे पीछे और कार्बन लगे होंगे इस तरह से, तो ऐसी ब्रांच को टर्ट ब्यूटाइल कहा जाएगा। और ऐसी ब्रांच को नियोपेंटाइल ब्रांच कहा जाएगा, जिसमें देख सकते हैं कि बीच वाला कार्बन, इसके साथ 3 कार्बन तो ये लगे हुए हैं, इसके आगे एक और कार्बन लगा है और वो पेरेंट चेन से लगा हुआ है, तो ये नियोपेंटाइल होता है। जब हमें देखने को मिलेगा तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन ये टेबल याद रखना, इसे नोट्स में लिख के रख लेना, बहुत यूज़फुल रहता है। अब इससे पहले कि प्रॉपर हम नेमिंग करें, एक रूल और समझ लेते हैं, रूल 5। रूल 5 क्या कहता है हमें, कहता है ये है कि नेम्स ऑफ आइडेंटिकल ब्रांचेज आर नॉट रिपीटेड इन द प्रीफिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जस्ट ये हुआ कि जैसे हम देखते हैं कि इस कंपाउंड में 2 ब्रांचेज हैं, एक CH3 और एक और ब्रांच यहाँ पे है, वो भी CH3 है। तो क्या ये दोनों ही ब्रांच आइडेंटिकल नहीं है?
बिल्कुल आइडेंटिकल है, CH3 दोनों ही तो हैं, एक सेकंड कार्बन पे लगा है और एक थर्ड पे लगा है। तो क्या इन दोनों के नाम 2 बार मिथाइल लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स में, मतलब 2 मिथाइल और 3 मिथाइल ऐसे लिखेंगे? तो रूल 5 हमें कहता है कि नहीं, क्योंकि वो दोनों ही सेम है, दोनों के लिए सेम नाम आने वाला है मिथाइल, तो उसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर 3 होते तो क्या 3 बार लिखते? डेफिनेटली नॉट। अगर आइडेंटिकल ब्रांचेस हैं तो उनका नाम एक बार लिखो, बस उस नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये लगा दो, ताकि समझ में आ जाए सुनने वाले को, देखने वाले को, पढ़ने वाले को कि इतने सारे आइडेंटिकल ब्रांचेस हैं। तो जब मैं बोलता हूँ डाई मिथाइल, इसका मतलब 2 मिथाइल लगे होंगे पेरेंट चेन में। सिर्फ मिथाइल बोलूँगा, इसका मतलब एक ही मिथाइल लगा है। डाई का मतलब 2, ट्राई मिथाइल बोलूँगा, इसका मतलब समझ जाएंगे कि 3 मिथाइल लगे होंगे। साथ में पोजीशन तो बतानी पड़ेगी, लेकिन डाई, ट्राई हम ऐसे यूज़ करके बार बार लिखने से बच सकते हैं, और हमें यही करना होगा जब जब आइडेंटिकल ब्रांचेस होंगे उनके लिए। तो यही कहा गया है, वी यूज़ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा टू इंडिकेट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ब्रांचेस। तो मुझे लगता है बहुत हो चुके हैं रूल्स, अब क्यों ना इस बार इसको यहाँ तक समझ लें कि प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो वर्ड रूट हमने डिसाइड कर लिया था, इसमें 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 5 कार्बन के हिसाब से इसका वर्ड रूट टेबल में अगर देखेंगे तो पता चलता है पेंट होना चाहिए, बट पेंट से पहले हमें प्रीफिक्स लिखना होगा। तो प्रीफिक्स में सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 बार लिखने की बजाय हम डाई मिथाइल लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, हम 2,3 डाई मिथाइल लिख देंगे। 2,3 क्यों लिखा? ताकि हमें पढ़ के समझ में आए कि डाई मिथाइल जो है, यानी 2 मिथाइल जो है वो कहाँ कहाँ पे है, एक 2 पे है और एक 3 पे है, यानी एक सेकंड कार्बन पे है और एक थर्ड कार्बन पे, इसलिए 2,3 डाई मिथाइल। ये बात हो गई प्रीफिक्स की, बस प्रीफिक्स में बस और यही है, और तो कुछ ब्रांच है नहीं इसमें। अब लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, तो इसी के कॉन्टिन्यूटी में बिना कोई स्पेस दिए आगे लिख देंगे पेंट। तो प्रीफिक्स में हमने वर्ड रूट जोड़ दिया, तो बन गया 2,3 डाई मिथाइल पेंट। यहाँ तक बात खत्म हो गई, मुझे लगता है कि बात क्लियर होगी। अब इसमें बात आती है कि वर्ड रूट के बाद सफिक्स क्या लिखेंगे। तो सफिक्स के लिए भी एक रूल है, और वो रूल बड़ा सिंपल सा है। फॉर अल्केन्स द सफिक्स एन इज यूज्ड। अल्केन के ही नाम में से एन ले लिया गया और हम ये सफिक्स की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो कोई भी अगर कंपाउंड जिसका हम नाम लिख रहे हैं, अगर वो एक अल्केन है तो उसके लिए हर बार उसके नाम में सफिक्स जो लगाना होगा वो लगाएंगे ANE, एन। लेकिन ये कैसे पता चलेगा वो अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है? मुझे लगता है हम लोग 10th क्लास से 11th क्लास से ये पढ़ के समझ सकते हैं कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है और बाकी अदर कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मैं एक बार फिर भी रिपीट कर दूं, ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स कहीं भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हों, तो उसको अल्केन कहते हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमें नहीं दिखाई देता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं हर जगह, तो इट्स एन अल्केन। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सफिक्स क्या यूज़ करना है, हमें रूल 6 में कहा गया कि जब भी कभी अल्केन होगा वी ऑलवेज यूज़ द सफिक्स ANE। तो ये बन गया पूरा नाम, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब जब भी लिखा जाएगा 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, हम समझ जाएंगे इस कंपाउंड की बात हो रही है। और कमाल की बात यह है कि इस कंपाउंड का एक ये नाम है और इस नाम का कोई दूसरा कंपाउंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूल यूनिक होता है, रूल बनाया गया है वो इस कंपाउंड के हिसाब से इसका नाम हमने रखा है, रूल के हिसाब से रखा है। तो एक रूल के हिसाब से तो एक ही कंपाउंड का ये नाम हो सकता है, किसी और कंपाउंड का तो ये नाम नहीं हो सकता। तो ये फ़ायदा होता है रूल से नोमेनक्लेचर करने का। अगर इसे अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी नाम दे देते तो फिर इसे कोई कुछ बुलाता, कोई कुछ बुलाता, कन्फ्यूजन होती कि किसका क्या नाम है और फिर याद रखना भी मुश्किल होता। अब हमें इसका नाम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें रूल याद होगा तो कभी भी ये कंपाउंड हमारे सामने आएगा, हम इसका नाम अपने आप पता लगा लेंगे कि क्या होगा। याद रखने की ज़रूरत नहीं है मेमोरी में से कि निकालेंगे अच्छा इसका क्या नाम होता था। इसका नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, कोई भी देख के बता सकता है। तो ये इसका फ़ायदा है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। वंस अगेन, कंपाउंड कैसा भी दिखने में हो, हमें उसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ढूंढनी होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की क्या है? सबसे पहले जो सबसे सीधी दिखती है ना उसको एक बार देख लेना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन दिख रही है। अब बाकी देखते हैं को टेढ़ा मेढ़ा करके कि क्या इससे भी लंबी चेन पॉसिबल है क्या। तो 1 2 3
4, यहाँ तक तो ठीक है। आगे इस पे ना जाके इधर आ सकते हैं 5 6। अच्छा ये भी 6 कार्बन की चेन है, फिर तो ये भी पेरेंट हो सकती है और वो भी पेरेंट चेन हो सकती है। लेकिन अभी और पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम यहाँ से काउंटिंग चालू ना करें, हम इस यहाँ से चेन देखना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये वाली तो 5 कार्बन की चेन है, नहीं ये तो लॉन्गेस्ट क्या है, तो एक कार्बन कम ही होगा इसमें। अगला 1 2 3 4 5, फिर से 5 कार्बन की चेन है, ये भी 6 तो नहीं है। इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन क्या है, या तो ये स्ट्रेट वाली मान लें या इधर से घुमा के मान लें, कोई भी माने। जब दोनों ही चेन एक जैसा है, 6 कार्बन है, तो किसी को भी हम पेरेंट चेन मान सकते हैं। तो मैं फिर से स्ट्रेट वाले को पेरेंट चेन मान लेता हूँ। और अगर ये पेरेंट चेन है तो अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ब्रांचेस इसमें क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। इस बार क्या दोनों ब्रांचेस आइडेंटिकल हैं? डेफिनेटली नॉट। यहाँ पर 1 कार्बन की ब्रांच है और यहाँ 2 कार्बन वाली ब्रांच है। यानी अगर हम देखें तो ये कौन सी ब्रांच है, ये मिथाइल है। और कहा था कि अगर ऐसा कुछ लगा हो CH2CH3 तो ये कौन सी ब्रांच होती है, इसको हम इथाइल कहते हैं। तो ये इथाइल है। अब पोजीशन की पहले बात कर लेते हैं। पोजीशन क्या है? पोजीशन है 1 2 3 4 5 6। इधर से देखेंगे तो 3 4, उधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। कमाल की बात है, उधर से देखें तब भी 3 4। बस अंतर क्या आ रहा है, अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो 3 पे मिथाइल आ रहा है और 4 पे इथाइल आ रहा है। उधर से देख रहे हैं तो 3 पे इथाइल आ रहा है और 4 पे मिथाइल आ रहा है। यही तो अंतर है। लेकिन सम तो इधर से भी देखेंगे 3 + 4 7 होता है, उधर से भी देखेंगे 3 + 4 7 होता है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल वाला मामला तो यहाँ पर दोनों तरह से देखेंगे तो एक जैसा ही है। एक बात तो साफ है कि 3,4 ही होगा। लेकिन अभी भी एक सवाल तो रह गया ना, लेफ्ट से करेंगे तो 3 मिथाइल 4 इथाइल होगा और राइट से करेंगे तो 3 इथाइल 4 मिथाइल होगा। क्या दोनों लिख दें, कुछ भी चलेगा? नहीं चलेगा। कन्फ्यूजन हो गई ना यहाँ पे भी। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, इससे एक कन्फ्यूजन और दूर कर लेते हैं। वो ये कन्फ्यूजन है कि अब चलो, अब देखना तो यही है ना कि 3 4 तो करना ही है। बस देखना ये है कि 3 मिथाइल बोलें या 3 इथाइल बोलें। इधर से देखेंगे तो 3 मिथाइल होगा, उधर से देखेंगे तो 3 इथाइल होगा। अब क्या करें? तो उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एक मिथाइल है और एक इथाइल है, दोनों का नाम लिखना है। इस बार एक साथ तो नहीं लिखेंगे, 2 अलग नाम है, अलग अलग लिखना पड़ेगा। उसके लिए रूल नंबर कौन सा देखा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का? रूल नंबर 3 देखा था। कहा था कि अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो उनका जो नाम है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले लिखना चाहिए या मिथाइल? तो ऑब्वियस सी बात है इथाइल पहले लिखना चाहिए, क्योंकि ये इसका नाम ई से स्टार्ट होता है, उसका एम से, और ऑर्डर में ये पहले आएगा। तो क्योंकि इसका नाम हम पहले लिखेंगे तो लोअर नंबर इसी को देंगे, तो लोएस्ट नंबर होगा वो इसी को देना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग 3 इथाइल यानी इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम इसका नाम क्या करेंगे? 3 इथाइल। हम नाम लिखने का तरीका याद रखें, पोजीशन के बाद एक हाइफन लगाना है और फिर नाम लिखना है। ये हमेशा याद रखना है। जब भी एक नंबर है और एक अल्फ़ाबेट है, उन दोनों के बीच में एक हाइफन होगा ही होगा हर बार। तो 3 इथाइल हो गया। अब क्या लिखना है? 4 मिथाइल। तो फिर से एक हाइफन लगाएंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट से ख़त्म हो रहा है और उसके बाद हमें क्या लिखना था? 4। तो हम हाइफन लगाएंगे। नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा हाइफन आएगा। 4 आ गया। फिर मिथाइल लिखना है तो फिर एक और हाइफन लगाएंगे और अब लिखेंगे मिथाइल। तो याद रखना है नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा हाइफन लगेगा। 3 इथाइल 4 मिथाइल, दोनों ब्रांच के नाम हो गए। पेरेंट चेन 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, रूट वर्ड हेक्स, और क्योंकि ये अल्केन ही है तो सफिक्स लगेगा ANEN। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। आई होप ये नोमेनक्लेचर भी क्लियर होगा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इस आधे घंटे के लेक्चर में हमने बहुत ही फंडामेंटल बात की है जो शायद क्लास 10th या 11th में भी हम लोग समझते हैं, बट इसे बहुत अच्छे से अगर हम लोग समझ लें तो आगे के लिए बड़ी आसानी होगी। आगे के और पार्ट्स में हम लोग और रूल्स को देखेंगे और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स का नाम लिखना भी सीखेंगे। इतने जितने रूल्स हमने देखे हैं ये बड़े फंडामेंटल हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है। आगे की बात हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।